जो 9th क्लास का मैथ शुरू किया था, आज उसका दूसरा वीडियो देखते हैं। पहले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने पूरा सॉल्यूशन देख लिया था। उससे पहले जो थोड़ा थ्योरी था और एग्जांपल था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद अगला है परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। परिमेय संख्या कौन सा होता है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहाँ पे उसमें कंडीशन क्या आता है, जैसे इसमें हम लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या आता है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ पे कंडीशन होता है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों ने पढ़ा है। अगला टॉपिक है अब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है, p और q जो है एक पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या में जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता था वो हो गया परिमेय संख्या। इस पे हम लोगों ने एग्जांपल भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या भी निकालना देख लिए थे। जैसे दोनों परिमेय संख्या का हर अगर समान है तो उसके बीच में कितना भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसको निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। अब कह रहा है, अब आगे कहना है, कह रहा है टॉपिक में संख्या रेखा पे अगर हम मतलब संख्या रेखा लेते हैं तो उस पर परिमेय संख्या कितना है, अपरिमेय संख्या कितना है। तो संख्या रेखा अगर लेंगे तो संख्या रेखा पे तो संख्याएं अनंत है, तो उसमें परिमेय भी संख्या भी अनंत है और अपरिमेय संख्या भी अनंत है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें अपरिमेय संख्या का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे √2, √3, √5 और क्या हो सकता है, √6, √7 etc। ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये सब संख्या मतलब सीमित मात्रा में संख्या रेखा पे है? इसका क्या आंसर, मतलब ये जो संख्या है अपरिमेय संख्याएं लिखे हैं, ये संख्या रेखा पे क्या कुछ मतलब सीमित मात्रा में है या असीमित है? तो इसका आंसर है असीमित मात्रा में। जैसे संख्या रेखा पे संख्याएं असीमित है, उसी तरह से उसमें परिमेय संख्या भी असीमित है, अपरिमेय संख्या भी उसमें अगर निकालेंगे तो वो भी असीमित है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है कितना हो सकता है। अब आगे देखना है कि क्या हम ये जो अपरिमेय संख्या है इसको जैसे हम परिमेय संख्या लेंगे तो एक संख्या रेखा ले लिए, यहाँ पे 0 है, इधर क्या है 1 2 3 1 2 3 डैश डैश आ गए हैं, इधर -1 -2 -3 डैश डैश इधर आ गए हैं। तो इस पे परिमेय संख्या कहाँ है? जैसे हम 1/2 ले लेते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 1/2, तो क्या इसको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं बिल्कुल। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा क्या होगा, एक के बीच में 0 और 1 के बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2, यानी इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। इसी तरह से कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसको दिखा सकते हैं। क्या अब हम इसको तो हम परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते थे, तो उसको आसान था दिखा दी। क्या हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं? संख्या तो ये अपरिमेय संख्या भी असीमित मात्रा में संख्या रेखा पे है, तो क्या अब हम इस संख्या को असंख्या रेखा पे दिखा सकते हैं? इसी को अभी आगे जानेंगे, देखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, उसको लेके सॉल्व करेंगे, देखेंगे संख्या रेखा पे मिलता है या नहीं। ठीक है, इसको आगे देखने से पहले एक चीज और देख लीजिए, नोट करके, नोट पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान जो हम लोग लेते हैं 22/7 यह एक परिमेय संख्या है।
22/7 तो p/q के रूप में है, इसलिए यह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या है। और ये पाई जहाँ पे भी अगर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि ये हम अप्रोक्स लेके चलते हैं 22/7, इसका एक्जैक्टली ये 22/7 नहीं होता है। अगर इसका जो वैल्यू निकालते हैं तो 3.14 ये समथिंग आगे चलते ही रहता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सोल्व करके देखते हैं। अब बुक में दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। पहला में 3 नंबर में है संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए, और दूसरा चौथा एग्जाम्पल में है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब संख्या रेखा पर √2 और √3 कहाँ होगा, और √4 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कहाँ पे है निर्धारण कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं कहाँ मिलता है। अब √2 का स्थान निकालने के लिए हम लोग जो निकालेंगे संख्या रेखा पे कहाँ पे है, इसके लिए एक यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। ये एबीसी त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है अपने पास। अब इसमें मान लीजिए ये जो है लंब है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये होता है कर्ण। अब अगर इसमें हमारे पास अगर दो भुजा दिया हुआ रहेगा, जैसे लंब और आधार दिया रहेगा, तो कर्ण निकाल सकते हैं कैसे, तो इसको AC कर्ण है हो गया स्क्वायर बराबर में AB लंब का स्क्वायर प्लस BC आधार का स्क्वायर, ये होता है, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। या अगर हम इसको AC निकालना रहेगा, AC बराबर √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। इधर से रूट स्क्वायर हटा, इससे आके रूट हो गया, तो AC यहाँ से हमको मिल जाएगा। इसी से हम लोग यहाँ पे √2 का निर्धारण करेंगे संख्या रेखा का। ये देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा ले लेना है। संख्या रेखा ले लिए, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 2 3, इधर डैश डैश, इधर भी -1 -2 -3 और डैश डैश, इधर भी अनंत है, उधर भी अनंत है। अब हमको ढूंढना है √2 कहाँ पे होगा, तो √2 निकालने के लिए एक यूनिट इधर ले लीजिए, जहाँ यहाँ 0 से 1 तक में क्या हुआ, 1 यूनिट होगा। तो अब जितना बड़ा इधर है उतना ही बड़ा 1 यूनिट, मतलब 0 से 1 तक में जितनी लंबाई है, जितना सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, जितना दूरी इधर है, इतने का हमको एक और लेके इधर ऊपर में लंब खींच देना है 1 पर। जैसे 1 यूनिट ये है, तो इतना ही बड़ा लेके इधर 1 यूनिट ऊपर भी लेके यहाँ पे लंब खींच देना है, और लंब खींचने के बाद यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 से लेके और ये जो खींचे है इसके टॉप पॉइंट को मिला देंगे। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बन गया, तो अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक तो हमको मालूम है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है, और फिर इधर भी हम क्या किए हैं, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ लेके खींचे हैं, 1 यूनिट ये भी। तो अब ये अगर हमको यहाँ से यहाँ तक इसका कर्ण निकालना रहेगा, जिसे इसी में मान लीजिए ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे इस साइड बना हुआ, वहाँ पे उस साइड बना हुआ, लेकिन है उतना ही, मतलब ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो अब हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण AC अगर निकालेंगे तो यहीं से लेकर निकाल लीजिए, AC बराबर √AB कितना है, AB। इसमें मान लीजिए कोई AB यहाँ से यहाँ AB है, तो 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, तो AB का स्क्वायर, इसमें अगर हम नाम दे देंगे, जैसे A यहाँ पे नाम दे दिए, B यहाँ पे नाम दे दिए, और C यहाँ पे नाम दे दिए, तो AB स्क्वायर बराबर AB कितना है, 1 है, तो AB स्क्वायर बराबर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC, इसमें देख लीजिए BC कितना है, यहाँ B है, यहाँ पे C है, 1 यूनिट ये भी है, तो 1 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा। तो या इसको हम अब 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में 1 1 2 √2। ये तो हमको √2 मिल गया, ये कितना हो गया, अगर 1 1 लिए तो ये क्या मिल गया हमको, √2 मिल गया। ठीक है, मिल गया, इसको भी लिख देते हैं √2, ये √2 मिल गया। अब √2 मिल गया, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक जो ये √2 मिला है, यहाँ से लेके 0 पॉइंट से लेके 1 पॉइंट तक में, इसको अगर हम रेडियस मान के एक सर्किल खींचना शुरू करते हैं, एक सर्किल खींचना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आके ये संख्या रेखा पर कट करेगा, फिर इधर भी करेंगे, इधर भी सर्किल खींचेंगे, तो ये एक के बाद थोड़ा कहीं से आके ये मिलेगा ऐसे। अब इसको रेडियस मान के एक सर्किल खींच देना है। अब सर्किल पूरा नहीं खींचना है हमको, सिर्फ यहाँ संख्या रेखा पे दिखाना है, तो यहाँ से यहाँ इतना लेके संख्या रेखा पे सिर्फ जितना बड़ा ये रेडियस हुआ √2 का, इतना बड़ा रेडियस लेके यहाँ से लेके इसको एक बार कट लगा देना है। ये जो जहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा ये हो जाएगा √2, बस इतना। इस सर्किल पूरा नहीं खींचना है, सिर्फ ये दिखाने के लिए इतना डॉट डॉट दिए थे, खींचे थे, लेकिन खींचना है सिर्फ यहाँ जो ये √2 का हमको लंबाई √2 मिला ना, इसी को लेके यहाँ पे क्या करना है, संख्या रेखा पे कट लगाना है, और जो पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट पे क्या हो जाएगा, √2 का पॉइंट हो जाएगा। अब है √2 तो मिल गया, अब √3 कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, इसी में अब दूसरा ले लेते हैं, जैसे ये संख्या रेखा हो गया, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है,
इधर भी -1 -2 डैश डैश, इधर भी डैश डैश अनंत है। अब हम लोगों को क्या मिल चुका है, एक यूनिट यहाँ से लेके अगर ये खींचे थे तो ये √2 मिल चुका है, √2 मिला हुआ है, ये एक है, इधर भी एक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस यहाँ से यहाँ जो लिए थे एक यूनिट, इसी एक यूनिट का या इतना बड़ा जो खींचे थे यहाँ से यहाँ एक यूनिट, इतना ही बड़ा एक यूनिट का लेके इस ये जो √2 मिला है इस पे एक लंब खींच देना है। यानी कि यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे कोण बना देना है। अब यहाँ से लेके सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये एक यूनिट का आ जाएगा। इसमें ये कर्ण जो था पहले वाला का, इसका ये √2 मिला हुआ है। तो अब इसमें देखिए ट्रायंगल में अगर हम यहाँ इसको एक यूनिट मान के यहाँ से खींच दिए हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। अगर इसको लंब और इसको आधार मानते हैं इसी में, मतलब एक ये आधार मान लिए हैं, यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से यहाँ आधार, मतलब ये ट्रायंगल कैसे बन गया है, ऐसे बना हुआ है समकोण त्रिभुज ही, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ है। तो अब क्या हो गया, ये जो इसका पहले वाला का कर्ण था वो इसका क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। और लंब एक यूनिट का लेके खींचे किए हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे खींचे हैं। तो अब इसमें हम कर्ण निकाल सकते हैं, ये जो कर्ण बचा इसमें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसमें पहले लिखे लंब का स्क्वायर, तो फिर इसी तरह से इसमें लिख लेंगे, इधर निकाल लेते हैं। अगर इसमें अगर नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे सी या ओ पॉइंट है, ये है, रहने दीजिए, यहाँ पे ओ है, ये है, या 0 है, ये है। तो ए बी सी, यहाँ पे डी मान लीजिए, इसमें सी तक माना हुआ। अब इसको यहाँ से जो खींचे थे इसको मिला देना है ओ पॉइंट से, 0 पॉइंट से, तो ये मिल गया। अब इस त्रिभुज को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये है अपना ओ पॉइंट, यहाँ है ए और यहाँ पे क्या लिया है, डी लिए है। तो अब इस त्रिभुज में देखिए क्या हम ओ से डी निकाल सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे ओ डी बराबर में अंडर स्क्वायर देते थे तो स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। उसके बाद लंब है, लंब इसमें कितना है, 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का है, प्लस आधार कितना है, √2 यूनिट का है, इसका भी स्क्वायर। तो अगर अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 प्लस इससे 1 कट के हो जाएगा 2, बराबर में मिल जाएगा क्या, √3 मिल गया। अगर इसको सॉल्व किया तो वहां से हमको क्या मिल गया, √3। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी हुआ ये अब क्या आ गया, √3 हो गया। अब ये √3 हो गया, फिर वही काम करेंगे, √3 तो हमको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है √3 है। अब इसको रेडियस मान के फिर एक सर्किल खींचना शुरू करते हैं। इसको मान के खींचे थे तो यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ मिला था √2। अब जो यहाँ पे √3 मिला है, √3 को रेडियस मान के यहाँ से एक सर्किल खींचेंगे, तब जो ये पॉइंट कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट हो गया √2 का है, ये √3 वाला को जो रेडियस मान के खींचेंगे तो तब जहाँ पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 का पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से √4 का निकालेंगे तो यहाँ 2 के पास आ जाएगा, उसके बाद √5 का निकालेंगे तो आगे आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे तो हमको मिलते जाएगा। इसी तरह से इसको सर्किल बोला जाता है, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये मिलते जाएगा। अब एग्जांपल इसमें नहीं है, इसके बाद है प्रश्नावली 1.2। आइए इसको लेके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1.2 का, प्रश्नावली 1.2 का। अब है प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए कथन तीन कथन दिया गया है और कह रहा है सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये देखते हैं क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है कि नहीं होता। हम लोगों ने जब संख्या के बारे में पहला क्लास में पढ़े थे तो क्या देखा था, संख्या को 2 वर्गों में पहले वर्गीकृत किया गया। एक था वास्तविक संख्या, वास्तविक, और दूसरा था काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब फिर वास्तविक संख्या को हम लोगों ने 2 वर्गों में बांटा, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अब देखिए पहला कथन में कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या ये हुआ, तो अपरिमेय जितना होगा वो क्या वास्तविक संख्या होगा, जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। तो अपरिमेय संख्या जितना होगा सब तो वास्तविक संख्या होगा। अगर यही उल्टा के पूछा जाता है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर होता नहीं। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या अलग है और वास्तविक संख्या में दोनों आ जाता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाता है। तो वास्तविक संख्या में जो भी आएगा वो अपरिमेय संख्या तो वही होगा, उसी में से कोई एक होगा। अपरिमेय संख्या जो भी होगा वो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में हमको मिल जाएगा। तो इसलिए ये पहला कथन जो है, अगर लिखेंगे सॉल्यूशन 1 नंबर का, तो ये कथन क्या हो जाएगा, कथन सत्य है, कथन तो सत्य है। और कहा कारण, तो कारण में लिखेंगे क्योंकि क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के समूह का, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के समूह से आता है।
क्योंकि वास्तविक संख्या लिखेंगे तो उसमें तो हम परिमेय और अपरिमेय दोनों लिखेंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा। ये कथन सत्य हो गया। उसके बाद है दूसरा। अब सॉल्यूशन दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो हमारी गिनती की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो अब अगर हम इधर ले लेते हैं, ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 3 4 डैश डैश अनंत है, इधर भी -1 -2 -3 -4 डैश डैश अनंत है। अब ये एक संख्या रेखा ले ली, कह रहा है प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, इसमें हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्योंकि हमको दिखाना है ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम ले लेते हैं 4। प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत। जैसे हम यहाँ पे ये बिंदु लिए, तो यहाँ ये बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या कहता है, प्राकृत संख्या। तो ये 4 क्या होगा, हो गया प्राकृत संख्या। तो अगर हम इसमें रूट एम के अंदर में ऐसे जैसे रूट एम लिखे हैं, उसी एम के जगह पे हम पॉइंट कौन सा लिए हैं, 4 वाला। तो प्राकृत संख्या 4 है, तो उस 4 को यहाँ पे रख देंगे, तो ये तो इससे निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि रूट 2 गुना 2, 2 से 1, 2 से ये रूट कट जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2। तो अब ये 2 जो निकल के आया, ये तो रूट एम के रूप का नहीं हुआ। ये अब तो ये रूट में पहले था, लेकिन ये तो बाहर निकल गया। ऐसे ही हम अगर 9 तक जाते तो 9 में से क्या हमको मिल जाता था, 3 मिल जाता। 3 मिल जाता तो फिर 3 तो बाहर निकल के आ गया, तो वो तो रूट 3 के रूप का नहीं रहा, रूट 9 था, लेकिन वो तो निकल के आ जाता है 3। ये इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा, कथन असत्य। तीसरा, इसका कारण क्या था, इसमें प्रत्येक रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, कथन तो असत्य है। इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ बिंदु रूट एम के रूप का नहीं है। इसमें संख्या रेखा पे कुछ बिंदु जैसे हो गया, हम 4 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 16 ले लेंगे, ये सब क्या हो जाएगा, रूट एम के रूप का तो बचेगा नहीं, बाद में उसमें से निकल के आ जाता है, तो रूट एम के रूप का नहीं बचेगा, इसलिए ये कथन असत्य है। अब तीसरा में क्या आ रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सॉल्यूशन तीसरा नंबर में देखिए, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या। अच्छा, इसमें जो है बुक में दूसरा भी आंसर हो सकता है, शायद बुक में दूसरा कुछ लिखा हुआ है, इसमें आंसर दूसरा भी हो सकता है, देख लीजिएगा बुक में दूसरा कुछ, शायद हम भी देखे थे। उसके बाद तीसरा में है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे चलिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या ये है, कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि अब यहीं पे ये जो 1 नंबर क्वेश्चन था इसको उल्टा दिया है। यहाँ पे क्या था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, यहाँ पे क्या पूछ दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। तो ये तो कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय संख्या भी शामिल है, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल है। अब यहाँ पे कहा प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो कथन असत्य यहीं से निकल गया, कथन असत्य है, असत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या भी आता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी आता है, तो प्रत्येक संख्या अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकता। एक नंबर का हो गया तीनों। अब देखिए आगे दूसरा एग्जांपल लेते, सॉरी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, मतलब कह रहा है जो धनात्मक पूर्णांक जितना भी है, अगर सबका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरिमेय संख्या होगा? अगर नहीं होगा अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भी हो सकता है, तो एक ऐसी संख्या का एग्जाम्पल दीजिए। आइए इसका लिखते हैं सोल्यूशन, देखते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक है, कुछ ले लीजिए, मान लेते हैं मान लिया हम 9 धनात्मक पूर्णांक है, एक ले लिए, धनात्मक है, पूर्णांक है 9 है। अब हम अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपरिमेय होगा, निकालते हैं। तो 3 से लगेगा, या कट गया 6। वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल कितना निकला, 3। हम 9 का वर्गमूल निकाले तो क्या निकला, 3। तो क्या 3 जो आया है ये
यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 जो आया है वर्गमूल 9 का वर्गमूल निकाले कितना आया 3। तो कह रहा है क्या 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम अगर 3 लिखे हैं 3 आया है वर्गमूल तो 3 को तो 3/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। 3 तो एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या, तो एक ऐसी संख्या हम 9 मान लिए। 9 मान लिया, 9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकलता है 3। फिर 3 जो अगर हम देखते हैं तो 3 तो एक परिमेय संख्या आ रहा है, तो अपरिमेय संख्या तो नहीं है। तो इसका आंसर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ तक जो है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन का हो जाएगा नहीं। एक आंसर तो ये हो गया कि नहीं होते हैं। दूसरा करा अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या का संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो एक ऐसी संख्या हम ले लिए, मान लिए 9 है, तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 3 आता है। 3 आता है तो 3 एक परिमेय संख्या है। और दूसरा में लिख लेंगे जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है जो एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, परिमेय संख्या। हो गया, इसका सॉल्यूशन इतना ही है और आगे तो इसमें नहीं है कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे, ये देखिए। इससे पहले उदाहरण जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा, √2 और √3 को संख्या रेखा पे किस प्रकार दिखाया जा सकता है, वहां तक देख लिया। अब चलिए √5 को देखते हैं कहाँ होता है। इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग संख्या रेखा ले लेंगे। ठीक है, ले लिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 इधर डैश डैश आगे तक है। इधर भी -1 -2 -3 -4 इधर आगे तक है डैश डैश। अब क्या करना है, जैसे एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट ऊपर लेके यहाँ से यहाँ इसको मिलाए थे तो ये हमको क्या मिला था, √2 मिला था। फिर यहाँ पे एक यूनिट का लेके लंब खींचे थे यहाँ पे, और यहाँ से इसको जब मिलाए थे तो ये क्या मिला था, √3 मिला था। इतना तक हम लोग कर के देख चुके हैं इससे पहले वाले में। इसको अगर इस पॉइंट पे कहीं पे मिलाए, इस फिर यहाँ से लेके आए थे इधर, तो ये हो गया था √2, ये हो गया था √3। अब कह रहा है √5, ऐसे ही करके √5 हमको दिखाना है। यहाँ तो ये पॉइंट जहाँ पे मिला था तो वो हो गया √2, ये जो यहाँ पे मिला था तो वो हो गया था √3। तो कह रहा है ऐसे ही करके हमको √5 कहाँ पे मिलेगा, ये जो √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो अब ये जो हम लोग 2 बनाए थे इसी को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक में और इसको मिला देंगे। ये एक यूनिट का है, एक यूनिट यहाँ है, एक यूनिट यहाँ है और एक यूनिट यहाँ है। इसको सिर्फ लंब जो लेते जाएंगे उसको एक यूनिट लेना है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, इसमें √3 है तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम मिलाएंगे, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये मिलेगा कहाँ पे 2 पे। जैसे हम दिखाते हैं अभी, जैसे मान लीजिए AC त्रिभुज है, इसमें अगर हमको निकालना है तो एक का हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का हो जाएगा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एगो तो लंब में हम क्या लिए 1 यूनिट, दूसरा है इसका आधार हो जाएगा √3, तो √3 इस ये निकालने के लिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और इसको काट देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपना 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा तो √3 के बाद ये जो होगा ये तो अपना 2 यूनिट का होगा। तो 2 यूनिट ऊपर आ गया, तो इसको अगर 2 यूनिट ऊपर आ गया, 2 यूनिट को मिलाएंगे तो इधर भी संख्या रेखा पे क्या हो जाएगा, ये 2 के पास मिल जाएगा। अब हमको करना क्या है, अभी भी √5 नहीं मिला है तो इसको क्या करेंगे, फिर 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, इधर 1 यूनिट और आगे बढ़ा देंगे, 1 यूनिट। अब इसको फिर मिला देंगे। तो अब इसमें देखेंगे क्या हो गया, 1 और 2 है, तो इसका निकालते हैं। अब अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा, √5। यानी कि अब हमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे √5 मिल गया। अब ये जो यहाँ से लेके पॉइंट 0 से लेके पॉइंट यहाँ तक जो भी मिला है हमको, यहाँ पे इतना बड़ा मिला है, ये √5 का मिला है। अब इस √5 को अगर रेडियस मान के एक सर्किल खींचेंगे तो इधर भी 2 के बाद कहीं ना कहीं कट करेगा, ये इधर भी आके 2 के बाद ही आएगा इधर। तो इसको अगर मान के हम एक सर्किल खींचेंगे तब जो ये पॉइंट जहाँ पे कट करेगा संख्या रेखा को, तो ये क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का पॉइंट। अब इसी को आगे बढ़ाते जाना है, जैसे हम पहला लिए इसी को आगे बढ़ाते जाना है, देखते जाना है कहाँ मिलेगा, इसी को बढ़ाते जाना है, इसी से मिल जाएगा √5। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है कक्षा के क्रियाकलाप के लिए, ये आप लोग बना के देखिएगा ऐसे ही। इसमें कह रहा है वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से, मतलब वही कर रहा है, कागज की शीट लेके ये जो विधि बताई इसी तरह से वर्गमूल सर्पिल रचना करना है, वही चौथा। इसी तरह से बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, इसमें मतलब बनाते जाना है, देखते जाना आपको क्या क्या मिल रहा है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है इसी तरह से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, थैंक यू।